नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और, वीडियो क्वालिटी में, स्पीच में क्या इंप्रूवमेंट करनी है इसको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, तब उसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकेंगे। और पहले ही बता देता हूं, सीमित संसाधनों में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, हिंडनबर्ग जो एक अमेरिका की कंपनी है, और मैंने पहले भी वीडियो में उसकी डिटेल्स बताई थी। अब डिटेल्स उस कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा, डिटेल्स में अडानी ग्रुप के बारे में बताऊंगा। डिटेल्स अडानी ग्रुप का सबको पता ही है। और अडानी ग्रुप के प्रति जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, उससे शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गया। 24 जनवरी को इनकी रिपोर्ट आती है अडानी ग्रुप के खिलाफ। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में यही आती है कि अडानी ने, गौतम अडानी जी ने अपने ही लोगों द्वारा विदेशों में, लगभग आधा दर्जन देशों में अपने ही लोगों द्वारा कंपनी स्थापित करते हैं। और वो फेक, फर्जी लिस्टेड कंपनियां होती हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है। उन कंपनियों से ये ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, अपनी ही कंपनी में अपने ही कंपनी के लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जिससे कि शेयर रेट इसका उछाला जाता है। दोस्तों, 3 सालों में अडानी जी के कंपनियों के शेयर 3 सालों में 800% बढ़ती है। और उसी सेक्टर में जो बाकी कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो पावर का सेक्टर हो, चाहे ऑयल का, चाहे वो घरेलू खपत के सामान का, सेम सेक्टर में 10% से भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती है बाकी कंपनियों की शेयर में। लेकिन अडानी जी के शेयर में 800% की ओवर वैल्यू होती है। तो ओवर वैल्यू का ये उपयोग करते हैं, जो ओवर वैल्यू जो शेयर इनकी होती है उसका ये उपयोग करते हैं, उसको गिरवी रखते हैं, उस शेयर को बैंकों से लोन लेते हैं। तब देखिए मामला यहां तक फंस गया कि एसबीआई और एलआईसी डूबने के कगार पर है। एलआईसी की कितनी अमाउंट उसमें लगी है, एसबीआई की कितनी लगी है, बाकी बैंकों की कितनी लगी हुई है, तो सबका रिपोर्ट कौन देगा? अभी ईडी जो है चुप्पी साधे बैठी हुई है, सेबी भी चुप्पी साधे बैठी हुई है, लेकिन आरबीआई एक कदम आगे आई है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। आरबीआई ने अपने बैंकों से, अपने संस्थानों से, एलआईसी से रिपोर्ट मांगी है कि आपने अडानी जी को कितना कर्जा दिया है, कब दिया है, किस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। पूरी डिटेल्स आरबीआई ने अपने बैंकों से मांगी है। तो ये आरबीआई का अच्छा कदम है, लेकिन ये एक तरह से केवल दिखावा वाला भी कदम है, क्योंकि आरबीआई ने अभी कोई बहुत कड़े कदम नहीं अपनाए हैं। और सेबी और ईडी तो चुप्पी साध के बैठी है। भारत सरकार तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इतना बड़ा इश्यू है और संसद तक ठप हो जा रहा है। राज्यसभा, लोकसभा में विपक्ष डिमांड कर रही है जेपीसी बनाने के लिए। जेपीसी की डिटेल्स मैं अपने पॉलिटी की क्लास में आपको बताऊंगा, जेपीसी क्या होती है। दोस्तों, अडानी जी का जो कर्ज है वो भारतीय बैंकों में 80,000 करोड़ रुपए का है। तो ये जो उनका कुल कर्ज है, अडानी जी ने जो कुल कर्ज लिया है, लोन लिया है, उसका मात्र ये 34% है। 80,000 करोड़ मात्र 34% है, जो कि भारतीय बैंकों का है। बाकी वो विदेशी बैंकों से जो लोन लिए हैं उसका डेटा अलग है। हम केवल भारतीय बैंकों की बात करेंगे, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है इन सब चीजों से, इसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए, 80,000 करोड़ का जो लोन है वो भारतीय बैंकों का है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अमीर बना नहीं है आदमी, अमीर उनको जबरदस्ती बनाया गया है। जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन होते उनको बनाया गया है। अभी अडानी जी का नंबर टॉप 5 में से हट के टॉप 20 से बाहर चली गई है।
तो इसमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से उनके शेयर वैल्यू गिरी। जो इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा निकालने लगे, शेयर को कम दामों में बेचने लगे। इससे अडानी जी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने पूरा फिगर बताया भी था, नेक्स्ट मैं भी आपको बता रहा हूं कि उनका कितना ज्यादा नुकसान हो गया इसमें। और अभी नुकसान अभी कहां तक जाएगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। भारतीय एजेंसियां ईडी, सेबी, सीबीआई, जो भारतीय वित्त मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, सब चुप्पी साध के बैठे हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। अगर ये कोई जांच रिपोर्ट लाते हैं, जांच समिति बनाते हैं, उसकी जांच कब तक होगी, कब तक रिपोर्ट आएगी, उससे अब कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो इन्वेस्ट करने वाले लोग थे अडानी जी की कंपनी में, जो इन्वेस्टर थे, वो अब भाग रहे हैं वहां से, अपना शेयर बेच के भाग रहे हैं। इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि अब उनको इसका भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। अंधकारमय क्यों दिख रहा है? क्योंकि शेयर रेट जो मैंने बताया था कि अगर इनका शेयर रेट अगर ओरिजिनल में आ जाए तो 85% रेट कम हो जाएगा। तो 85% बढ़ा के इन्होंने जो शेयर बेचा, तो उसका नुकसान जो लोग उसमें पैसा लगाए हैं उनको उठाना पड़ेगा, और उठा रहे हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जो उथल पुथल मचा, तो अडानी जी को इसका बहुत नुकसान हुआ। उनका शेयर वैल्यू तो गिरा ही, वो टॉप 5 के लिस्ट से बाहर जाके टॉप 20 से भी बाहर निकल गए। इसके बाद एक और रिपोर्ट आती ये है कि अमेरिका की जो शेयर मार्केट डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स से इनकी कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी थी वहां पर, जो इनकी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां थी डाउ जोन्स में, उसमें सस्टेनेबल इंडेक्स से इनको बाहर कर दिया गया है। तो सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर जाने का अर्थ ये है कि अमेरिका में इनकी कंपनी में अब कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, इनका कोई शेयर अब वहां परचेज नहीं कर सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका में वहां की शेयर मार्केट की तरफ से बहुत ही कड़ा स्टेप लिया गया है। स्विट्जरलैंड के एक स्विस बैंक ने कौन सा स्टेप लिया है मैं आपको आगे बता रहा हूं। उसके पहले मैं फिर एक बार भारतीय बैंकों की चर्चा करता हूं। भारतीय बैंक आरबीआई के स्टेप से थोड़ा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इसमें एलआईसी की हालत बहुत खराब है और खराब होती चली जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एलआईसी और एसबीआई दोनों, इन्हीं दोनों का जिक्र मैंने इसके पहले वाले भी अडानी जी के जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि एलआईसी और एसबीआई की हालत सबसे खराब हो सकती है अगर यह रिपोर्ट सही निकली। तो धीरे धीरे इस रिपोर्ट पे सबकी विश्वसनीयता जग रही है। अडानी जी का राष्ट्रवाद भी लगभग फेल हो चुका। जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, जो अपना रिपोर्ट दिया, वो भी उनका लगभग फेल हो चुका है। क्योंकि बिजनेस में ये सब चीजें नहीं चलती हैं, बाकी सब चीजों में राष्ट्रवाद वगैरह चलती है। बिजनेस में क्या है कि आदमी को पैसा दिखता है, जिसका पैसा डूबेगा वो हमेशा चाहेगा कि हम इससे निकले। हम भाई डूबने के लिए कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, सब लोग ऊपर जाने के लिए करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की मार झेलने के बाद अडानी जी का एक संभलने का एक रास्ता था। 31 जनवरी को जो उन्होंने अपना एफपीओ लाया था, एफपीओ तो उसके पहले से ही आ गया था, लेकिन उसका ओपन 31 जनवरी को होना था। तो एफपीओ क्या था? ये 20,000 करोड़ का एफपीओ था। 20,000 करोड़ का एफपीओ, एफपीओ का मतलब हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जो शेयर मार्केट की लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो एफपीओ लाती हैं। तो एफपीओ लाके ये क्या करते हैं कि फिर नया शेयर वैल्यू, अपना जो है शेयर वैल्यू बनाते हैं, और उससे वो 20,000 करोड़ रुपया उठाते और अपनी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करते, उसके किसी और प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन कोई डूबती नाव में सैर क्यों करना चाहेगा? डूबती नाव में कोई सैर क्यों करना चाहेगा कि जिस पे हम पैर रखे वो डूब जाए? तो ऐसे समय में इनका एफपीओ आया कि उथल पुथल मच चुका था, अडानी जी के कंपनियों से लोगों का विश्वास हट चुका था। ऐसे समय में एफपीओ आता है, एफपीओ में इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं। 20,000 करोड़ के एफपीओ में इनके आधे भी इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं। अडानी जी क्या करते हैं?
फोन करके आबू धाबी के कंपनी के डायरेक्टर को फोन करते हैं और उस कंपनी से ये इन्वेस्ट करवाते हैं, अपना आईपीओ उसे सब्सक्राइब करवाते हैं। लेकिन फिर अगले ही दिन अडानी जी अपने 20,000 करोड़ का आईपीओ वापस ले लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ऐसी भी बात नहीं बन रही है। जो लोग हैं, जो मार्केट में जो बिजनेस पर्सन है, अब इन पे विश्वास नहीं दिखा रहे, इनकी कंपनियों पे विश्वास नहीं है। तो ये 20,000 करोड़ का आईपीओ जब वापस लेते हैं तो इनको फिर दूसरी मार झेलनी पड़ती है। तो तीसरी मार ये झेलनी पड़ी अडानी ग्रुप को कि क्रेडिट स्विस, जो स्विट्जरलैंड की बैंक, ग्लोबल बैंक है स्विट्जरलैंड की, क्रेडिट स्विस ने इनको बॉन्ड पे लोन देने को मना कर दिया। इनके जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे लोन देने को मना कर दिया। सब इसी ड्यूरेशन में हुआ है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में। तो उनको लोन देने को मना कर दिया, तो इनकी क्रेडिट और खराब हुई। और क्रेडिट स्विस ने यह भी किया कि अपने जो उनके क्लाइंट है, बैंकिंग क्लाइंट है, उनको अडानी ग्रुप को मार्जिनल लोन देने से मना कर दिया है। तो एक तो इनको हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी से हिला के रखा। दूसरी बात क्या हुई कि एफपीओ, जो इनका 20,000 करोड़ का एफपीओ था, उसको इन्होंने वापस ले लिया। तीसरा इनके साथ समस्या क्या हो गई है कि जो क्रेडिट स्विस है, इसने लोन देने से मना कर दिया। अब एलआईसी जो है, एलआईसी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि हम अडानी जी के साथ हैं, अडानी जी के साथ है, पहले उन्होंने कहा, लेकिन अब उनके अंदर की उथल पुथल सामने आ रही है। पहले तो सरकार के दबाव में या किसके दबाव में उन्होंने कहा कि हम एलआईसी के साथ, एलआईसी ने कहा कि हम अडानी जी के साथ हैं, लेकिन अब एलआईसी उसको मंथन कर रही है कि उनका कैसे उसका रिकवरी होगा, क्योंकि अब इसमें मंथन शुरू हो चुका है। एलआईसी में 35,000 करोड़ रुपया एलआईसी का इन्वेस्ट हुआ है अडानी के कंपनियों में, अडानी के प्रोजेक्ट्स में। तो ये किसका पैसा है? यह भारत के मध्यम वर्गीय लोगों का, गरीब लोगों का एलआईसी में पैसा होता है, ना कि बहुत अमीर लोगों का पैसा होता है। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो अपना इन्वेस्ट करके रखते हैं, उनकी पूंजी जो उनके बुढ़ापे में काम आएगी, बेटी के ब्याह में काम आएगी, उनकी पूंजी एलआईसी में रहती है। बहुत अमीर लोगों की नहीं रहती है। उनकी तो स्विस बैंक में पड़ी हुई है पैसा, जिसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। काला धन आएगा, आया नहीं। 8-9 साल हो गए, कहाँ है काला धन? कोई काला धन नहीं आया। तो उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एलआईसी का क्या होगा। अगर एलआईसी डूब जाएगी तो हमारा और आपका पैसा डूबेगा। तो ये करेंगे क्या? इसको एलआईसी को घाटे में दिखा कि किसी प्राइवेट कंपनी को फिर बेच देंगे, या अडानी को भी बेच देंगे, जैसा कि अभी तक होते आया है, या किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर देंगे। जैसे इंडियन एयरलाइन को इन्होंने बेच दिया, टाटा ने बोली लगाई, टाटा ने खरीद लिया, वैसे एलआईसी बिक जाएगी। एलआईसी को तो ये बेचने वाले थे ही, तो इनको तो मौका मिल जाएगा। एलआईसी डूबेगी, डुबाने वाले यही लोग हैं, एलआईसी को बेच देंगे। एलआईसी की पूरी कहानी हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आते हैं फिर हम अडानी जी पे। तो अडानी जी के साथ इतनी सारी घटनाएं होने के बाद मूडीज, जो रेटिंग एजेंसी मूडीज है, उन्होंने भी आज बोल दिया है कि हम इनकी रेटिंग की समीक्षा करेंगे, नए सिरे से इनकी रेटिंग की समीक्षा करेंगे। तो अभी भारतीय एजेंसियां नहीं इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड क्या मतलब, वो अभी एक्टिव नहीं हो पाई हैं। जो एजेंसियां वित्तीय संबंधी लेन देन में एक्टिव होना चाहिए था, इतना बड़ा मैटर है, वो अभी एक्टिव नहीं हुई हैं। लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं, रेटिंग एजेंसियां हैं, चाहे जो बैंक है, वो इस मुद्दे पर एक्टिव हो चुके हैं। विदेशों के शेयर मार्केट एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन भारत में तो जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट इसलिए आ रहा है कि 12 बिलियन डॉलर, 12 के साथ आप जीरो बैठाते जाइए, 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है अडानी जी को 24 जनवरी से लेकर के। और आज जब तक वीडियो बन रहा है, हो सकता है डेटा बढ़ गया। मेरे पास जो डेटा अभी तक है
तो $12 बिलियन का। लेकिन हो सकता है डेटा अपडेट हो जाए, क्योंकि सेकेंडों में उनकी घाटा बढ़ते चली जा रही है, जो उनका स्टॉक वैल्यू कम होने से $12 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो मैंने इसके पहले कहा था कि अभी सरकार नहीं जग रही है, एजेंसियां नहीं जग रही हैं, कहीं इसका खामियाजा भारत की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त ना भुगतना पड़े, क्योंकि इनको रिचेस्ट पर्सन बनाया गया था। और हकीकत क्या है, ये धीरे धीरे सामने आ रही है। कोई एजेंसी नहीं ला रही है, इंटरनेशनल एजेंसियां ला रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भारतीय मार्केट में दिख रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।